हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 7, जिसका पेपर कोड है 347JZ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को कराया हो, जिसका पेपर कोड है 347 KA, KB, KC, KD और KE और KF। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अनसोल्ड पेपर है। देखिए, कल की वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, प्रश्न नंबर 4 के ख तक, यहाँ तक देखिए इस न्यूमेरिकल तक कर लिया था। लेकिन आज की वीडियो में हम यानी कि पार्ट 3 में हम प्रश्न नंबर 4 के ग से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का ग पार्ट है, कारण से समझाइए। तो देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 3 मार्क्स का पूछा गया है। अब देखिए, इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है Cr2+ अपचायक है जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। अब देखिए, ग में ही सेकंड पार्ट करके हमसे पूछा गया है धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो हमें कारण बताना है। अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट हमसे इसमें पूछा गया है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों। तो हमें इसका कारण बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का घ। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक ये है। तो हमें क्या करना है, हमें इनकी कोटि की गणना करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको जितने पेपर सेट कराए हुए हैं तो उसमें अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारे के सारे पेपर सेट में हमें यही देखने को मिले, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता और इनमें विभेद। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और हर साल पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट कोलरॉश का नियम समझाइए। अब हमें इसमें कोलरॉश का नियम समझाना है। अब देखिए, अगला इसमें हमें न्यूमेरिकल दिया गया है 298 केल्विन पर Ca2+ तथा Cl1- आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकता है क्रमशः 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तथा 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। तो CaCl2 के मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 5 के का में सेकंड पार्ट करके हमसे पूछा गया किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण सहित समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि कुल मिलाकर 4 मार्क्स का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 का ख। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2A उत्पाद अभिक्रिया में एक ही सांता 10 मिनट में 0.5 प्रति मोल से घटकर मोल प्रति लीटर, यहाँ पे फ्रेंड्स मोल प्रति लीटर है, से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमें क्या दी गई है, सांता दी गई है और हम सभी जानते हैं सांता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5 के खा में ही सेकंड पार्ट करके हमसे पूछा गया है विभेद कीजिए। तो वो भी क्वेश्चन हमसे 2 मार्क्स का पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी तक आपको जितने पेपर सेट कराए हुए हैं ना, उनमें ये वाला जो पेपर सेट है JZ, ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। और सभी पेपर सेट तो बहुत ईजी हैं, लेकिन ये जो पेपर सेट है ये हार्ड है और देखिए लेंथी भी आया था। यानी कि आप यहाँ पर क्वेश्चन से देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का पार्ट में पूछा गया है, फिर सेकंड पार्ट में ऐसे ऐसे करके पूछा गया है। तो ये हमारा बहुत लेंथी है। तो प्रश्न नंबर 5 का ख का सेकंड पार्ट विभेद कीजिए। अब देखिए, विभेद किस किस में करना है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पहले क्वेश्चन में अभिक्रिया कोटि पूछी थी, अब इसमें अभिक्रिया की कोटि और आणविकता पूछी है। और देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया औसत और ताक्षणिक वेग में विभेद कीजिए। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5 के ग निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखिए। तो हमें ये 2 संकुल दिए गए, हमें इनके IUPAC नाम लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 के ग के फर्स्ट पार्ट तक करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ग पार्ट है, कारण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 3 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखिए, इसमें हमसे पहला पूछा गया है Cr2+ अपचायक है जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है, तो जबकि दोनों का D4 विन्यास है। तो हम इसमें लिखते हैं Cr2+ का विन्यास 3D4 है, यह इलेक्ट्रॉन खोकर Cr3+ बनाता है,
जिसका 3d3 स्थायी विन्यास होता है। क्या होता है, जो Cr2+ है का विन्यास 3d4 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खोकर, ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cr3+ बनाता है जिसका 3d3 स्थायी विन्यास होता है, अतः ये अपचायक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह दूसरी ओर हम यहाँ पर लिखते हैं Mn3+ का विन्यास क्या है, 3d4 है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, Mn2+ हो जाएगा, Mn3+ से Mn2+ बनाता है जिसका 3d5 स्थायी विन्यास होता है, अतः ये ऑक्सीकारक है। तो फ्रेंड्स इसका यही कारण है कि Cr2+ का विन्यास क्या होता है, 3d4 होता है। हम जानते हैं Cr2+ का जो विन्यास होगा वो होगा 3d4 और Mn3+ का विन्यास भी होगा 3d4, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि Cr2+ अपचायक है और Mn3+ ऑक्सीकारक है। तो इसमें क्या होता है, अपचायक में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खो देगा, क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को खो देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cr3+ बनाएगा जिसका 3d स्थायी विन्यास होता है। और इसी प्रकार देखिए, अतः अपचायक है। दूसरी ओर Mn3+ का विन्यास 3d4 है, अतः यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn2+ बनाता है जिसका 3d5 स्थायी विन्यास होता है, अतः यह ऑक्सीकारक है। अब देखिए इसी में हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। क्या होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए इसमें हमसे प्रश्न नंबर 4 के ग के थर्ड में पार्ट में हमसे पूछा गया है, देखिए कि संक्रमण धातुएं समानतः रंगीन यौगिक बनाती है क्यों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक इसलिए बनाती है क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, संक्रमण धातुएं जो होती है समानतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कारण वाले क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको हर एक वीडियो में यही बात बताती हूँ, ये हर एक वीडियो में मैं ये बात इसलिए बताती हूँ जिससे आपको ये बात याद रहे। और अभी भी टाइम है, अभी आपके पास 45 दिन का टाइम है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कि हर साल पूछे जाते हैं और ये बोर्ड एग्जामिनर के टीचर ने बनाए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, और हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। जब हमारा सिलेबस फिक्स रहता है ना, तो क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए, यानी कि किसी और अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराना है किस सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का घ। अब इसमें हमसे पूछा गया अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, अतः उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक ये है। तो हमें क्या करना है, हमें अभिक्रिया की कोटि क्या है ये बताना है और हमें इसका वेग व्यंजक, इसकी यानी कि कुल कोटि की गणना करनी है। ये हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की कोटि। इसमें हम लिखते हैं अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इन 2 वेग व्यंजक की कुल कोटि निकालनी हमें। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में वेग क्या दिया गया है, वेग बराबर k की पावर 1/2 और b की पावर 3/2। तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है कुल कोटि। तो देखिए, और अभिक्रिया कोटि क्या होती है, अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, यानी कि ये जो घातों का योग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अभिक्रिया की कोटि। यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर 1 + 2 + 3/2। यानी कि देखिए, अब देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर हर समान दिखाई दे रहा है। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार। अब देखिए ऊपर के 1 + 3 डायरेक्टली जुड़ेंगे तो आ जाएगा 4/2। तो इसे कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में। यानी कि इसकी जो अभिक्रिया की कोटि निकल कर आई है वो निकल कर आई है 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें इसमें दिया गया है वेग। वेग दिया गया हमें k की पावर 3/2 और b की पावर -1।
तो हमें क्या करना है, हमें इस अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर 3/2 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3/2 माइनस 1 है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब 2 आएगा तो फिर यहाँ पर 3 ऐसा कैसे रहेगा, माइनस आ जाएगा 2, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये सारा ही 2 आ जाएगा। तो फिर हमें अब इसमें ऐसे सोचेंगे कि हम एक की गुणा किस में करेंगे कि 2 आ जाए, तो हम एक की गुणा 2 में करेंगे, तो जिसकी हम गुणा नीचे करेंगे उसकी हमें ऊपर भी करनी होगी। तो इसी प्रकार आ गया 3 - 2/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो हमारी अभिक्रिया कोटि निकल कर आ जाएगी 1/2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 का। इसमें हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, कोलोश का नियम समझाइए। 298 केल्विन Ca2+ तथा Cl-1 आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 119 साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स है तथा 76.3 साइमन सेंटीमीटर² प्रति मोल है। तो CaCl2 के लैम्डा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें कोलोश का नियम लिखना होगा, उसके बाद ही हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें कोलोश का नियम लिखेंगे। हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे कोलोश का नियम। इसमें हम लिखते हैं अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या लिखेंगे, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अनंत, ये देखिए अनंत, और देखिए अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किसे कहते हैं, लैम्डा m को बोलेंगे। तो देखिए अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है विलयन में उपस्थित कुल धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा यह अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो ये हमने ले लिया कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ NaCl। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विलयन में उपस्थित कुल धनायन तथा ऋण आयनों के क्या होता है, योग के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका सूत्र हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सूत्र में, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक न्यूमेरिकल, तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया है 298 केल्विन Ca2+ तथा Cl-1 आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकता क्रमशः ये हैं। तो हमें क्या करना है, हमें CaCl2 के मोलर चालकता का परिकलन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है, हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है हमें, हमें दिया है लैम्डा Ca2+ का मान कितना दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ पर Ca2+ की मोलर चालकता, तो हमें दी गई है यहाँ पर 119.0 साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स, ये दी गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर Cl- की भी मोलर चालकता दी गई है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, Cl- इजिकल टू कितनी दी गई है, 76.3 साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें दिया गया है। कैल्शियम की मोलर चालकता और हमें क्लोरीन की मोलर चालकता दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है CaCl2 की मोलर चालकता। क्या निकालना है, हमें CaCl2 की मोलर चालकता निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा m, या हम चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके ही सही हो जाएंगे। CaCl2 हमें निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना है हम लगा देंगे इसमें क्वेश्चन मार्क। अब क्या हो जाएगा, अब जो CaCl2 का जो आयनन होगा वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। वो कैसे, ये देखिए CaCl2 है। ठीक है, CaCl2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ca2+ में टूट जाएगा और ये 2Cl- में टूट जाएगा। तो देखिए जब हम इसमें कोलराउश का नियम लगाएंगे, कोलराउश का नियम, कोलराउश का नियम, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारा, हमें निकालनी है किसकी मोलर चालकता, CaCl2 की, किसकी, CaCl2 की, ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें यहाँ पर हो जाएगा Ca2+ प्लस 2 लैम्डा
Cl माइनस। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने यहाँ पर देखिए CCl2 का आयनन करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जब आयनन करेगा तो ये टूट जाएगा Ca2 प्लस में और 2Cl माइनस में। तो हमने यहाँ पर कोलोश का नियम लगाया है, लैम्डा m CCl2 के, ये किसके बराबर होगा, अनंत लैम्डा Ca2 प्लस प्लस 2 लैम्डा Cl के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वैल्यूज जो दी गई हैं वो उसमें पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू दी गई है 119। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या दी गई, इसकी वैल्यू दी गई है 76.3। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यह जाएगा 119 प्लस इसकी गुण हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 152.6, यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 271.6 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो फ्रेंड्स आपको इसका ये मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मात्रक नहीं पता होगा तो आपके इसमें आधे नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए मात्रक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न 5 का क में ही हमसे सेकंड पार्ट पूछा गया है। तो इसमें हमसे बोला गया किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण सहित समझाइए। तो हमें इसमें बताना है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, तो हमें इसका कारण बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाता है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। और चालकता मुख्य रूप से विलयन में मौजूद आयनों पर निर्भर करती है जो विद्युत धारा ले जाते हैं। जब आप विलयन को तनु करते हैं तो आयनों का घनत्व घट जाता है और विद्युत प्रवाह को ले जाने वाले आयनों की कुल संख्या भी कम हो जाती है, जिससे चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसका आंसर बस इतना भी लिख सकते हैं कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर इतना भी लिख कर आओगे तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे। तो देखिए उसके आगे हम लिखते हैं चालकता मुख्य रूप से विलयन में मौजूद आयनों पर निर्भर करती है जो विद्युत धारा ले जाते हैं। और जब आप विलयन को तनु करते हैं तो आयनों का घनत्व टूट जाता है यानी घट जाता है और विद्युत प्रवाह को ले जाने वाले आयनों की कुल संख्या भी कम हो जाती है, जिससे चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। अब देखिए इसमें हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमसे न्यूमेरिकल पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 का ख। इसमें हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है 2A एरो उत्पाद अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में इतनी हो जाती है, यानी कि 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। तो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया 2A एरो उत्पाद, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसमें अभिक्रिया का वेग, ये दर। तो हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग या दर। तो अभिक्रिया की दर या आप चाहे तो उसको वेग भी लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर होती है अभिकारक की सांद्रता में कमी होने की दर। किसके बराबर होती है, अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में कमी होने की दर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1/2 डेल्टा, यहां पर आ जाएगा अभिकारक की सांद्रता अपॉन टी। टी क्या है, यहाँ पर देखिए ये दर है तो यहाँ पर समांतराल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मूला है अभिक्रिया की दर या वेग निकालने का, -1/2 डेल्टा एक अभिकारक की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको -1/2 और इसको हम लिख सकते हैं A2 - A1 अपॉन में डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमें डेल्टा टी कितना दिया गया है, यानी कि टाइम दी गई है 10 मिनट। और बात करें हमसे यहाँ पर बोला गया है सांद्रता कितनी हो जाती है, यहाँ पर देखिए ये हो जाती है एक ही सांद्रता यहाँ से घटकर इतनी हो जाती है, यानी कि A2 कितना आ जाएगा, A2 हमारा आ जाएगा
0.4 मोल प्रति लीटर, और हमारा A1 आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यूज़ क्या करेंगे, सूत्र में पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू -1/2, और A2 कितना है, A2 हमारा 0.4 माइनस A1 कितना है, ये है 0.5, और देखिए डेल्टा टी कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमें 10। तो ये हो जाएगा हमारा -1/2। जब हम 0.4 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -0.1, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 10, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, -0.1 इंटू 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हटाएंगे तो फिर यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगी, यानी देखिए, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यानी कि आप चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू, और देखिए हम सभी जानते हैं 1/2 को क्या हम क्या लिखते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 100, और देखिए यहाँ पर 0.5 गुणा ये, तो हम इसको 10 की घात 2 लिखेंगे, लेकिन ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10 की घात -2, और देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स, ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला दिया गया है प्रश्न नंबर 5 का खा। इसमें हमसे सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है प्रश्न नंबर 5 के खा का। इसमें हमसे बोला गया विभेद कीजिए, तो हमें विभेद करना है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में, और औसत और ताक्षणिक वेग में। तो हम एक साइड लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि और एक साइड लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की कोटि में लिखेंगे यह अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होती है। क्या होती है अभिक्रिया की कोटि, यह अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होती है, यानी कि ये क्या है, a+2b एरो ab2। अब हमें क्या निकालना है, इसका वेग, वेग हो जाएगा ये, और अभिकारक की सांद्रता घात, और यहाँ पर भी इस अभिकारक की सांद्रता की घात। तो कोटि कैसे निकालते हैं, कोटि निकालते हैं अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग, इसकी 1 है और इसकी 2, तो 1 और 2 मिलकर हो जाएंगे 3, तो ये तृतीय कोटि कहलाएगी। अब देखिए बात करें अभिक्रिया की आणविकता की, तो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या प्रारंभ संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जो अभिकारक के अणु हैं, कितने अणु हैं, 1 2, तो यही हमारी आणविकता कहलाएगी। तो हम लिखेंगे आणविकता 2। अब देखिए इसमें अभिक्रिया की कोटि, यह एक प्रायोगिक मान होता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। आगे हम लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि में इसका मान 0 हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, इसका मान 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें हमसे पूछा गया है, एक तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में पूछा गया था विभेद, एक पूछा गया औसत वेग और ताक्षणिक वेग में अंतर। अब देखिए इसमें हमसे पूछा गया औसत वेग और ताक्षणिक वेग में अंतर बताइए, यानी कि विभेद कीजिए। तो एक साइड हम लिखेंगे औसत वेग और एक साइड लिखेंगे हम ताक्षणिक वेग। तो औसत वेग में हम लिखते हैं लंबे समयांतराल में हुए अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, लंबे समयांतराल में हुए अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। और औसत वेग बराबर हो जाएगा, औसत वेग बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा, और यहाँ पर आर क्या है, आर है यहाँ पर अभिकारक। तो और ये क्या है, ये होता है हमारा जो ये होता है अभी ये सांद्रता के लिए, किसके लिए होता है, ये जो कोष्टक होगा ये होगा सांद्रता के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा औसत इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा यहाँ पर आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारा डेल्टा आर यहाँ पर आर है ये है अभिकारक, और डेल्टा जो दिखाया गया है ये दिखा रहा है परिवर्तन को। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ताक्षणिक वेग पर। तो देखिए यहाँ पर तो था लंबे समयांतराल में, और यहाँ पर है सूक्ष्म यानी कि थोड़ा। तो सूक्ष्म समयांतराल में हुए अभिक्रिया की वेग में परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहते हैं। और बात करें ताक्षणिक वेग के सूत्र की, तो ताक्षणिक वेग बराबर होगा प्लस dr अपॉन dt। अब देखिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5 का गा का फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है निम्नलिखित संकुलों के आयुपेशी नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर ये संकुल दिया गया है, हमें इसका आयुपेशी नाम लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इस ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हो,
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटर आयन। अगर इस ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा होता है जैसे पोटेशियम, तो हम सबसे पहले पोटेशियम को लिखते हैं, ये क्वांटर आयन होता है और ये भी क्वांटर आयन, तो ये सबसे लास्ट में, तो हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखते हैं ये क्या है, CO क्या है, CO है केंद्रीय धातु। CO क्या है, CO हमारी केंद्रीय धातु है। और ये दोनों क्या है, NH3 और Cl, ये क्या है, ये है लिगेंड। क्या है फ्रेंड्स, ये है लिगेंड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का। ठीक है फ्रेंड्स, अब लिगेंड में हम देखते हैं ये है NH3 और ये है Cl। तो लिगेंड में क्या बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं लिगेंड, एमीन। ठीक है फ्रेंड्स, और Cl को क्या बोलते हैं, Cl को बोलेंगे क्लोरिडो। क्या बोलेंगे Cl को, Cl को बोलते हैं क्लोरिडो। ये हम लिगेंड में बोलते हैं क्लोरिडो। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, NH3 5 है। अब हमें देखना है इसमें अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से कौन सा पहले आएगा, ये एमीन यानी कि A से स्टार्ट होगा और ये क्लोरिडो यानी कि C से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि क्या पहले आएगा, NH3 पहले आएगा। अब देखिए इसके साथ है 5, तो 5 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पेंटा। क्या लिखेंगे, पेंटा, पेंटा बोलेंगे। और NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, तो पेंटा एमीन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखेंगे हम इसको, तो Cl को हम लिगेंड में जब बोलेंगे तो बोलते हैं क्लोरिडो। क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय धातु, तो हमारी केंद्रीय धातु क्या है, ये है कोबाल्ट। उसके बाद देखिए इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होगी जो कि रोमन नंबर में लिखना होगा। और यहाँ पर है Cl2, तो Cl2 को यानी कि ये क्या है, ये ब्रैकेट से बाहर है, ये लिगेंड नहीं है। अगर लिगेंड होता तो क्लोरिडो कहलाता, लेकिन ये Cl2 है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इसको क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब हम क्या निकालेंगे इसमें निकालेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। तो चलिए देखते हैं किसकी निकालनी है, कोबाल्ट की निकालनी है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट की निकालनी है। ठीक है, तो और देखिए NH3 की साथ क्या है, 5 है। और देखिए NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है 0। प्लस Cl की कितनी होती है, Cl की होती है -1 और प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 -1 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि Cl की होती है -1, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। हम ऐसा कैसे लिख देंगे, 5 की गुणा 0 में करेंगे 0, -1 और ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो यानी कितना हो जाएगा, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी, प्लस का 3 निकल कर आ जाएगी। लेकिन देखिए इसको यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम रोमन नंबर में, तो 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो हमारा IUPAC नाम निकल कर आया, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए अगला हमसे पूछा गया है K2NiCN4, इसका हमें IUPAC नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो अगर क्या होता है, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स हो तो केंद्रीय धातु के में क्या हो जाता है, 8 लग जाता है। क्या लग जाएगा, अगर हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया गया हो तो केंद्रीय धातु में क्या लग जाएगा, केंद्रीय धातु में लग जाएगा 8। क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, 8। ठीक है, ATE। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर क्वांटर आयन दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, तो पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर है ये केंद्रीय धातु है और ये लिगेंड है, तो Cn के साथ क्या है, 4 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा, तो पोटेशियम टेट्रा। अब Cn को क्या बोलेंगे, Cn को बोलेंगे, ये लिगेंड है तो इसको बोलेंगे साइनिडो, साइनिडो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब Ni है, हमने अभी आपको बताया था अगर ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स दिखे तो फिर आपको क्या करना है, आपको केंद्रीय धातु में 8 जोड़ देना है। तो Ni है, तो ये हो जाएगा निकलेट, निकलेट ये हो जाएगा। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होगी, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो पोटेशियम की हम जानते हैं कितनी होती है, पोटेशियम की होती है हमारी 1, तो यहाँ पर 2 है तो 2 गुणा 1। किसकी निकालनी है, Ni की निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है Cn की होती है 1 माइनस का 1, तो जाएगा और बराबर 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस Ni, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस = 4, यानी कि क्या निकल कर आ जाएगी, ये हो जाएगी Ni की निकल कर आ जाएगी हमारी प्लस का 2, यानी कि हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका IUPAC नाम क्या होता है, पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकलेट सेकेंड। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना
और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आपको और किस सब्जेक्ट का अनसोल्व पेपर सॉल्व कराना है ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।